नमस्कार साथियों। लेबर लॉज के संदर्भ में इन दिनों मैं आपके साथ बात करने लग रहा हूँ ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 को लेकर, व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के संदर्भ में। और जो पिछला जो टॉपिक जो था वो ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन को लेके था कि एक व्यवसाय संघ का पंजीयन किस प्रकार से किया जाए, उसका रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होता है। और उसमें मैंने आपके साथ सेक्शन 4, 5, 6, 7, 8 और 9 को डिस्कस किया था। और उसमें संक्षेप में हमने ये डिस्कस किया था कि जो सेक्शन 4 है वो ये बता देता है कि भाई जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो समुचित सरकार है, वो अपॉइंट करती है एक रजिस्ट्रार को और उसकी सहायता में अपॉइंट करती है एडिशनल रजिस्ट्रार को और एक डिप्टी रजिस्ट्रार को। उनके क्षेत्र भी अलग अलग वो बांट सकती है और जो क्षेत्र उनके लिए निर्धारित किए जाते हैं वो उनके संदर्भ के अंदर जो एडिशनल रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रार होते हैं वो रजिस्ट्रार की शक्तियों से युक्त रहते हैं। और इसके अंदर हमने इंद्री स्टीम इनलैंड स्टीम नेविगेशन केस के को लेके भी बात की थी। जो प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसको लेके सेक्शन 4 ये बताता है कि भाई जो 7 जो फाउंडर मेंबर्स मिनिमम होने चाहिए और वो एक एप्लीकेशन फ़ाइल कर देते हैं और उस एप्लीकेशन की जो विषय वस्तु जो रहती है उसको लेके मैंने आपके साथ बात की थी कि भाई जो सेक्शन 5 है वो कहता है कि भाई जो आवेदन पत्र है उसमें जो फाउंडर मेंबर्स हैं उनके नाम होने चाहिए और जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका पता होना चाहिए, व्यवसाय संघ का जो नाम है वो पता होना चाहिए और जो पदाधिकारी जो एग्जीक्यूटिव्स जो रहते हैं उनके नाम, पते, आयु इत्यादि के बारे में। और फिर इसमें जो महत्वपूर्ण बात ये थी कि यदि कोई व्यवसाय संघ, कोई ट्रेड यूनियन 1 साल से अधिक अवधि से काम करने लग रहा है तो फिर उसके पिछले साल की बैलेंस शीट, स्थिति विवरण उसके साथ संलग्न होना चाहिए, उसके साथ एनक्लोज किया जाना चाहिए। और उसके अंदर जो बैलेंस शीट है उसके अंदर क्या रहता है कि भाई ये इस ट्रेड यूनियन के एसेट हैं और ये इस ट्रेड यूनियन की लाइबिलिटीज़ हैं। तो यानी कि संपत्तियों का विवरण और दायित्वों का विवरण उसके अंदर रहता है। फिर जो सेक्शन जो 6 था वो ये कहता था कि भाई कोई भी जो ट्रेड यूनियन है, कोई भी व्यवसाय संघ है, उसका पंजीयन जब तक नहीं हो सकता कि जब तक कि जो एग्जीक्यूटिव का गठन है, जो कार्यकारिणी का जो गठन है, वो अधिनियम के प्रावधानों के अंदर नहीं हो जाता। और जो रूल्स हैं, जो नियम जो बनते हैं, नियमावली जो बनती है, उसके अंदर कुछ एक जो चीज़ें हैं वो शामिल नहीं कर ली जाती। यानी कि जो रूल्स हैं उनमें क्या क्या शामिल होना चाहिए, व्यवसाय संघ का नाम, उसका ऑब्जेक्ट, उसके जो सदस्य हैं, जो सदस्यता जो सूची है वो सदस्यता सूची कब कब उपलब्ध रहेगी निरीक्षण के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, उसके संदर्भ के अंदर नियम, कार्यकारिणी के गठन को लेके नियम। और उसके अंदर ये शामिल होना चाहिए कि भाई जो कार्यकारिणी की जो अवधि है वो 3 वर्ष से अधिक की नहीं हो सकती। फिर इस बात को लेके नियम कि भाई जो व्यवसाय संघ की जो साधारण निधि हैं, जो जर्नल जो फंड्स हैं, वो किन किन चीज़ों के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। फिर चंदे के सब्सक्रिप्शन को लेके नियम होने चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में 1 रुपये से, शहरी क्षेत्र के अंदर जो है यानी कि जो दूसरे जो मामले हैं उसमें 12 रुपये साल के, और जो असंगठित अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर है उसके अंदर 3 रुपये वार्षिक मिनिमम होना चाहिए। TS चंद्रसेनन वर्सेस सुकुमारन केस को हमने इसमें आपके साथ डिस्कस किया था। और इसके अंदर जो रूल्स हैं उसमें क्या होना चाहिए कि भाई जिसके अंदर जो कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन किस तरह से किया जाएगा, उनको पदमुक्त किस प्रकार से किया जाएगा, और कि जो व्यवसाय संघ है उसका विघटन किस प्रकार से रहेगा, व्यवसाय संघ की जो निधियां हैं, जो उनके जो लेखे हैं यानी कि जो उनके अकाउंट्स बुक हैं, उनका निरीक्षण किस प्रकार से और कैसे किया जा सकता है। फिर मैंने आपके साथ सेक्शन 7 के संदर्भ में ये बात की थी कि भाई यदि रजिस्ट्रार चाहता है तो फिर वो आपसे एक्सप्लेनेशन ले सकता है कि भाई आपने ये जो एप्लीकेशन फ़ाइल की है इसके संदर्भ में आप कुछ एक ये पॉइंट हैं इनको आप स्पष्ट कीजिए। जैसे कि कोई मिलता जुलता नाम यदि है तो वो फिर रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा।
और मिलता जुलता नाम इसलिए नहीं रखते कि भाई जिससे कि जो मेंबर्स हैं या जो सामान्य जन है उसको कहीं पे धोखे की कोई जो गुंजाइश उसमें ना रहे। तो यदि कोई एक्सप्लेनेशन मांगता है, कोई स्पष्टीकरण मांगता है, तो फिर वो उसको फाइल कर देना चाहिए। और उसके साथ ही यदि वो संतुष्ट हो जाता है तो वो सेक्शन 8 में एक सर्टिफिकेट इशू कर देता है। और जो सेक्शन 9 ये कहता है कि भाई ये जो सर्टिफिकेट जो इशू होता है ये निश्चायक साक्ष्य रहता है इस बात का कि भाई जो सारी की सारी जो कंडीशंस हैं वो एक श्रम संघ ने फुलफ़िल कर ली है। तो कुल मिला के रजिस्ट्रेशन को लेके तो ये बात थी। अब जो बात आती है वो ये रहती है कि भाई जो रजिस्ट्रेशन तो हो गया, लेकिन ज़रूरी अच्छा फिर एक इसके अंदर मैंने 9A सेक्शन की बात की थी कि भाई जो मिनिमम जो सदस्य संख्या है वो जो द्वितीय श्रम आयोग था उसकी सिफारिश के अनुसार अब क्या कर दी गई है कि भाई मिनिमम 100 मेंबर्स या फिर उस व्यवसाय या उद्योग में काम करने वाले 10% सदस्य होने चाहिए। और उस जो 7 हैं वो किसी भी भांति उससे कम वो संख्या नहीं होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम जो हैं वो तो 7 रहने ही चाहिए। इसके अलावा जो ये बात थी कि भाई मिनिमम 100 हों और या फिर 10% जो भी विच एवर इज़ लेस, लेकिन वो किसी भी सूरत में 7 से कम नहीं रहने चाहिए निरंतर जो सदस्यता की जो संख्या थी। खैर अब जो बात आई वो ये आई कि भाई रजिस्ट्रेशन तो हो गए, लेकिन रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी तो हो सकता है, रद्द भी तो हो सकता है। और वो क्या परिस्थितियां हैं जिसके अंदर जो रजिस्ट्रेशन है एक ट्रेड यूनियन का वो कैंसिल किया जा सकता है। और ये बात जो स्पष्ट की गई है, ये प्रावधान किया गया है धारा 10 में सेक्शन 10 में। और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन को लेके ये कहा गया है कि यदि रजिस्ट्रेशन करता कौन है? रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कौन करेगा? रजिस्ट्रार। तो पंजीयन को वापस ले सकता है या फिर उसको रद्द कर सकता है। कब कब कर सकता है? देखिए, या तो श्रम संघ ने उसकी मांग की हो, अगर कोई ट्रेड यूनियन ही ये डिमांड करता है कि भाई हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? ठीक है, आपका अधिकार है, आपकी यूनियन है, आपकी मेंबरशिप है, आपके पदाधिकारी हैं, आपने एप्लीकेशन दी थी रजिस्ट्रेशन के लिए और अब आप एप्लीकेशन दे रहे हैं कि भाई रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए। कैंसिल तो या तो व्यवसाय संघ एप्लीकेशन दे देता है या फिर रजिस्ट्रार इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि भाई जो रजिस्ट्रेशन तो कर दिया लेकिन ये भूलवश किया गया है या फिर कपटपूर्ण तरीके से किया गया है, फ्रॉडुलेंट तरीके से किया गया है। तीसरा कि व्यवसाय संघ है वो अस्तित्व के अंदर ही नहीं है, कि वो एग्जिस्टेंस के अंदर ही नहीं है, कागज़ों के अंदर ही चलने लग रहा है, हकीकत के अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं। रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। इसके बाद कई बार क्या है कि जो रजिस्ट्रार है वो कुछ एक सूचनाएं चाहता है, कुछ एक सूचनाएं मांगता है, तो चाही गई सूचनाएं उपलब्ध ना करवाना, तो ऐसी स्थिति के अंदर रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। कि यदि रजिस्ट्रार ऑफिस ने कुछ एक सूचनाएं व्यवसाय संघ से, ट्रेड यूनियन से मांगी हैं, उन्होंने उपलब्ध नहीं करवाई, तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। इसके अलावा क्या बात आती है कि कई बार जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वो कहता है कि भाई ये नियम विशेष है, ये आप अपने नियमों में शामिल कीजिए, शामिल नहीं करते, यानी कि उनकी बात पे गौर नहीं करते कि उन्होंने कोई कहा कि भाई ये एक नियम विशेष आप अपने नियमों में, अपने नियमावली के अंदर डालिए, नहीं डाला, कैंसिल हो सकता है। या फिर उन्होंने कहा कि एक नियम विशेष जो आपकी नियमावली में है इसको हटाइए, आपने नहीं हटाया तो भी कैंसिल हो सकता है। दोनों स्थिति हो सकती है। और कई बार एक सेक्शन 28 है, सेक्शन 28 है, उसकी अभिपूर्ति करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और ये रहता है कि जो वार्षिक जो एनुअल जो रिटर्न है वो फाइल नहीं करते, तो एनुअल रिटर्न यदि फाइल नहीं की तो सेक्शन 28 के प्रावधान के अनुसार भी जो रिटर्न सबमिट ना करने की सूरत में रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जा सकता है। तो रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने की अधिकारिता किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रेशन करने की अधिकारिता किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर किस में? सेक्शन 4, 5, 6 में। सर्टिफिकेट कहाँ? सेक्शन 8 में। उसका निश्चायक सबूत
कहाँ, सेक्शन 9 के अंदर। सदस्यता की निरंतरता कहाँ, सेक्शन 9A के अंदर। और रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन कहाँ, सेक्शन 10 के अंदर। तो अब बात ये आती है कि भाई रजिस्ट्रेशन का मतलब ऐसा तो नहीं कि भाई ये रजिस्ट्रार ऑफिस की खुद की इच्छा के ऊपर और उन्होंने लिया और उड़ा के रख दिया, नहीं, ऐसा भी नहीं है। एक प्रोसीजर रहता है और उसको फॉलो करना ही पड़ता है। और ये प्रोसीजर ये है कि भाई जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वो एक लिखित सूचना देगा। कहाँ देगा, रजिस्टर्ड जो ऑफिस है कंसर्न ट्रेड यूनियन का, वहाँ पे 2 महीने की, और 2 महीने के अंदर कि भाई 2 महीने पहले एक लिखित सूचना दे दी जाएगी और उसमें उन कारणों का उल्लेख कर दिया जाएगा कि भाई इन कारणों के आधार के ऊपर हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने जा रहे हैं, आप ये स्पष्ट करें, अपना पक्ष रखें। तो 2 महीने की लिखित सूचना देनी जरूरी रहती है। हाँ, ये 2 महीने की सूचना कब नहीं देनी, यदि कंसर्न ट्रेड यूनियन ने खुद ही एप्लीकेशन फाइल की है कि साहब हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए, तो ऐसी स्थिति के अंदर 2 महीने की सूचना देना जरूरी नहीं रहता। रजिस्ट्रेशन कैंसिल का मतलब क्या हुआ कि भाई वो यूनियन तो है, देखिए यूनियन तो अपने आप में अलग चीज़ है, ट्रेड यूनियन तो, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन अलग चीज़ है। रजिस्ट्रेशन कैंसिल का अर्थ सिर्फ इतना सा रहता है कि अब जो कंसर्न जो व्यवसाय संघ है वो पंजीकृत व्यवसाय संघ की श्रेणी में नहीं है, वो अनरजिस्टर्ड यूनियन की श्रेणी में। अनरजिस्टर्ड यूनियन तो लाखों करोड़ों हो सकती हैं, उसमें कोई बात ही नहीं है। तो जब एक रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाता है तो फिर वो जो ट्रेड यूनियन है वो अनरजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। और जो राष्ट्रीय श्रम आयोग है उसने इस संदर्भ के अंदर ये कहा है कि भाई यदि पंजीयन का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है तो कम से कम 6 महीने के अंदर उसको रीइंस्टेट, उसको पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता, कम से कम 6 महीने तक। ये एक जो लेबर कमीशन था उसका एक सुझाव रहा। इसकी अपील कि भाई रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, तो अपील किस स्थिति के अंदर, अपील की 2 स्थिति होती हैं कि या तो पंजीयक ने या तो रजिस्ट्रार ने उसका रजिस्ट्रेशन कंसर्न ट्रेड यूनियन का करने से इनकार कर दिया, यानी कि जो रजिस्ट्रार है वो इनकार कर देता है कि भाई हम आपका रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, ये ऑफिस इस कंसर्न ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि रजिस्ट्रेशन तो कर दिया लेकिन उसको कैंसिल कर दिया, उसको रद्द कर दिया, या तो रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो उसको रद्द कर दिया। दोनों स्थिति के अंदर अपील की जा सकती है। अपील कहाँ पे, अपील के संदर्भ के अंदर सेक्शन 11 है, वो ये कहता है कि अपील यदि प्रेसिडेंसी कोई नगर है, यदि प्रेसिडेंसी जो नगर हैं वो कौन से हैं, वो हैं कलकत्ता, बॉम्बे और चेन्नई, मद्रास, कलकत्ता, चेन्नई और बॉम्बे। देखिए ध्यान रखने की बात यह है कि दिल्ली प्रेसिडेंसी नगर नहीं माना जाता। दिल्ली इसके अंदर महानगर जो दिल्ली है वो इसमें प्रेसिडेंसी टाउनशिप के अंदर शामिल नहीं रहता। जहाँ पे प्रेसिडेंसी टाउनशिप है, प्रेसिडेंसी जो नगर है, वहाँ पे यदि किसी ट्रेड यूनियन का रजिस्टर्ड ऑफिस है, प्रधान कार्यालय है, मुख्य कार्यालय है, ऐसी स्थिति में मान लीजिए किसी ट्रेड यूनियन का रजिस्टर्ड जो ऑफिस है वो बॉम्बे का है या मद्रास का है, यानी कि चेन्नई का है या फिर कलकत्ता का है, तो ऐसी स्थिति के अंदर वहाँ के प्रेसिडेंसी नगर की सीमाओं में स्थित हाई कोर्ट के अंदर इसकी अपील की जाएगी। वहाँ पे जो भी हाई कोर्ट होगा उसके अंदर इस संदर्भ में अपील होगी। दूसरी दशाओं के अंदर जो प्रधान सिविल न्यायालय होगा वहाँ पे अपील होगी। प्रधान सिविल न्यायालय में दूसरी दशाओं में, और जहाँ पे प्रेसिडेंसी नगर है और उसकी सीमाओं में कोई हेड ऑफिस है तो ऐसी स्थिति के अंदर वहाँ के हाई कोर्ट। मिहिर कुमार गुहा वर्सेज रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन वेस्ट बंगाल का एक कुछ इस संदर्भ के अंदर एक केस आता है। फिर एक बात आती है कि भाई जो पंजीकृत जो कार्यालय है, रजिस्टर्ड जो ऑफिस है उसको लेके, तो देखिए रजिस्टर्ड ऑफिस कोई भी ये कंसर्न ट्रेड यूनियन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने यूनियन का रजिस्टर्ड ऑफिस बीकानेर में रखे या बॉम्बे में रखे, ये उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है।
और ये भी इस बात ये भी उसी की इच्छा पे डिपेंड करता है कि वो एक रजिस्टर्ड ऑफिस को अपने का पता बदल ले, वो बॉम्बे से बीकानेर शिफ्ट कर दे या बीकानेर से बॉम्बे शिफ्ट कर दे, ये उसकी इच्छा के ऊपर है, कंसर्न ट्रेड यूनियन की इच्छा के ऊपर। लेकिन जब जब रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज किया जाएगा तो इस संदर्भ के अंदर जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वहाँ पे एक सूचना दे दी जाएगी, और सूचना किस प्रकार से, रजिस्टर्ड पोस्ट से ऐसे परिवर्तन के 14 दिन के अंदर, यानी कि 2 सप्ताह, 14 दिन के अंदर, 2 सप्ताह के अंदर आप विदिन 14 डेज आप जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसको सूचित कर देंगे कि साहब ये जो हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस था ये हमने चेंज कर दिया, अब इसका नया पता ये रहेगा। अब एक बात आती है कि जो व्यवसाय संघ हैं इनका जो रजिस्टर्ड जो व्यवसाय संघ हैं उनका स्वरूप क्या है, उनका जो स्टेटस है वो क्या है। तो देखिए, जो रजिस्टर्ड व्यवसाय संघ हो जाता है उसका स्टेटस हो जाता है कॉरपोरेट, यानी कि निगमित स्वरूप हो जाता है। और जो सेक्शन 13 है वो इस संदर्भ के अंदर व्यापक प्रावधान करता है, और सेक्शन 13 ये कहता है कि निगमित स्वरूप होने का मतलब क्या है, कॉरपोरेट जो स्टेटस है एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का वो क्या है। तो देखिए, जो रजिस्टर्ड जो ट्रेड यूनियन रहता है उसका जो कॉरपोरेट स्टेटस है वो उसके अंदर कुछ एक पॉइंट्स आते हैं, और वो ये हैं कि एक तो जो पंजीकृत जो ट्रेड यूनियन है वो बॉडी कॉरपोरेट बन जाता है, यानी कि निगमित निकाय की श्रेणी के अंदर आ जाता है। उसको अनवरत उत्तराधिकार यानी कि परपीचुअल सक्सेशन के संदर्भ का अधिकार प्राप्त हो जाता है, अनवरत उत्तराधिकार का, परपीचुअल सक्सेशन का। दूसरी बात, तीसरा उसको ये रहता है कि भाई उसके ऊपर कोई वाद दायर किया जा सकता है या फिर वो अन्य व्यक्तियों के ऊपर वाद दायर कर सकता है। उसके न्यायालय के अंदर एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के नाम से उसके विरुद्ध वाद दायर किया जा सकता है, और एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन दूसरे पक्षकारों के ऊपर वाद दायर कर सकता है अपने नाम से। तीसरी बात यह है कि भाई उसको मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी रखने का अधिकार हो जाता है, कि वो जंगम संपत्ति या स्थावर संपत्ति, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी अपने नाम से धारित कर सकता है। इसी तरह से एजेंट के माध्यम से संविदा कर सकता है, कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है खुद के नाम से, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के नाम से, वो खुद के नाम से कोई भी संविदा कर सकता है। सेक्शन 16 इस संदर्भ के अंदर ये कहता है कि एक रजिस्टर्ड जो ट्रेड यूनियन है उसको वो पृथक रूप से राजनैतिक यानी कि पॉलिटिकल फंड, राजनैतिक निधि इकट्ठा कर सकता है। अनरजिस्टर्ड जो ट्रेड यूनियन है वो नहीं कर सकता। रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन सेक्शन 16, मैं इस संदर्भ में आपसे बात करूंगा कि सामान्य निधि क्या होती हैं और उनका किस तरह से उनका यूज किया जा सकता है, और राजनीतिक निधि क्या होती है और किस तरह से उसका यूज किया जा सकता है। अभी के लिए ये समझ लीजिए कि जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है वो पृथक रूप से एक राजनीतिक निधि का गठन कर सकता है, अपनी एक अलग से पॉलिटिकल फंड अपना एक इकट्ठा कर सकता है। इसके अलावा सेक्शन 17, 18, 19 में कुछ एक उन्मुक्तियाँ दी गई हैं व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के सेक्शन 17, 18, 19 में, जिसके अंदर उनको कुछ आपराधिक कार्रवाइयों से 120 बी को लेके है ये चीज़, और कुछ एक टोर्ट यानी कि अपकृत्यपूर्ण जो कार्य हैं उनको लेके, और कुछ एक सिविल मामलों में उनको कुछ उन्मुक्तियां प्रदान की गई हैं। आपराधिक, दीवानी और अपकृत्य से संबंधित कुछ एक उन्मुक्तियां ट्रेड यूनियंस को प्रदान की गई हैं, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अनरजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को ये प्रदान उन्मुक्तियां नहीं की गई हैं। इसी तरह से 15 साल से, देखिए ध्यान दीजिए कि जो 15 वर्ष से अधिक आयु का लेकिन 18 वर्ष से कोई कम आयु का है, 15 साल से ज़्यादा आयु का कोई व्यक्ति है, उसको पंजीकृत व्यवसाय संघ का सदस्य बनाया जा सकता है। पदाधिकारी नहीं, पदाधिकारी तो 18 साल की एज के बाद बन सकता है, लेकिन
15 साल से अधिक आयु का और 18 साल से कम आयु का कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति तो क्या, कोई बालक ही कहेंगे कि कोई एक तरह से कोई युवा है 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग का, तो उसको एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की मेंबरशिप दी जा सकती है। तो जो कॉरपोरेट स्टेटस है वो इन बिंदुओं के ऊपर बात करता है कि भाई उसको एक अनवरत उत्तराधिकार परपेचुअल सक्सेशन हो जाता है, बॉडी इनकॉर्पोरेट हो जाता है, खुद के नाम से संविदा कर सकता है, एजेंट के माध्यम से संविदा की जा सकती है, खुद के नाम से न्यायालय में वाद दायर कर सकता है, उसके ऊपर वाद दायर किया जा सकता है, पृथक से राजनीतिक निधि रख सकता है, और 15 साल से अधिक आयु के व्यक्ति को मेंबरशिप दी जा सकती है। इसके अलावा जो 17, 18, 19 की जो उन्मुक्तियाँ हैं वो एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि चेस मोसिम प्राइवेट लिमिटेड वर्सेज केरल स्टेट मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन, केरला स्टेट MR एसोसिएशन का जो केस था उसमें हमने बात की थी कि भाई ये स्टेट की कैटेगरी यानी कि जो आर्टिकल 12 कहता है संविधान का, उस कैटेगरी के अंदर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये जो केस है ये कहता है कि इसको राज्य का इंस्ट्रूमेंटलिटी नहीं माना गया है, राज्य का उपकरण नहीं माना गया है। इसलिए जो आर्टिकल 226 के अंतर्गत जो अनुच्छेद 226 है उसके अंतर्गत इसके विरुद्ध कोई रिट इशू नहीं की जा सकती कि अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत रिट पिटीशन जारी नहीं की जा सकती, चूँकि अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य की परिभाषा में नहीं आता। केस का नाम चेस मोसिम प्राइवेट लिमिटेड वर्सेज केरला स्टेट मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन। अच्छा, अब बात आती है कि भाई अनरजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन तो ठीक है, अनरजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन फिर क्या हुआ कि भाई जो ट्रेड यूनियन जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ अनरजिस्टर्ड, तो क्या कोई ट्रेड यूनियन का ज़रूरी है क्या कि भाई हम रजिस्ट्रेशन करवाएं? नहीं, कतई ज़रूरी नहीं। पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, लेकिन पंजीकरण से कुछ फ़ायदे हो जाते हैं। रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट नेसेसरी, रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट कंपल्सरी, लेकिन देयर आर सम बेनिफिट्स फॉर रजिस्टर्ड ट्रेड। उनको कुछ एक उन्मुक्तियाँ हैं रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को, अनरजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को वो उन्मुक्तियाँ प्राप्त नहीं होंगी। इसलिए प्रायः जो बड़े जो व्यवसाय संघ हैं उनका रजिस्ट्रेशन करवा ही लिया जाता है। अच्छा, ये बात भी ठीक है कि एक व्यवसाय विवाद को उत्पन्न करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि जो कंसर्न जो ट्रेड यूनियन है वो उसका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। और इस संदर्भ के अंदर बिहार राज्य वर्सेज कृपा शंकर सिंह का खूब एक फेमस केस है, उसमें बिल्कुल पूर्णतः ये स्पष्ट कर दिया गया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंतर्गत औद्योगिक विवाद स्वरूप प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि वह विवाद व्यवसाय संघ के द्वारा उत्पन्न किया गया हो। लेकिन ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1947 ये कहता है कि ज़रूरी है किसी व्यक्तिगत विवाद को औद्योगिक विवाद में कन्वर्ट करने के लिए ये ज़रूरी है कि उसको व्यवसाय संघ का समर्थन हो, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि वो व्यवसाय संघ रजिस्टर्ड यूनियन हो, वो व्यवसाय संघ पंजीकृत व्यवसाय संघ की कैटेगरी के अंदर आता हो। बिहार राज्य वर्सेज कृपा शंकर सिंह। तो वस्तुस्थिति ये रहती है कि जो ऐसा जो अनरजिस्टर्ड जो ट्रेड यूनियन है वो एक अनरजिस्टर्ड क्लब की तरह हो जाता है, और इसके लिए कानूनन संपत्ति अर्जित करना, और यदि अर्जित कर ले तो फिर उसको बनाए रखना उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो कुल मिला के जो बात ये है कि भाई जो पंजीयन है वो ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि भाई आप राजनीतिक निधि आप इकट्ठा कर सकते हो, आप अपनी प्रॉपर्टी इकट्ठा कर सकते हो, आपके नाम से आप संपत्ति धारित कर सकते हो, सदस्यों से अलग उसका एक तरह से पृथक अस्तित्व हो जाता है।
रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का, इसलिए अच्छा ये रहता है कि उसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया जाए। अब जो बात आएगी वो ये कि भाई जो रजिस्ट्रेशन तो हो गया, कैंसिलेशन भी हो गया, अब ये है कि जो पंजीकृत जो व्यवसाय संघ हैं उनके क्या क्या उनके अधिकार हैं और क्या क्या अधिकार के साथ हमेशा दायित्व भी आते हैं। आप राइट्स की तो बात करते हैं लेकिन लाइबिलिटीज़ की, ओब्लिगेशंस की बात ना हो ऐसा संभव नहीं है। तो आगे हम देखेंगे कि उनके क्या अधिकार हैं और क्या उनके दायित्व हैं। तब तक के लिए नमस्कार।